बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं शफीक। तो जनाब, ओडीआई सीरीज का फातिहाना आगाज पाकिस्तान की जानिब से किया गया। 17 साल के बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में जनाब पुरजोश शायकीन के सामने, जहां पर हाउसफुल था और बारहा दफ़ा पीसीबी मैनेजमेंट जो है वो हाउसफुल और थैंक यू फैसलाबाद जो है वो बोर्ड पर ला रहे थे, क्योंकि फैसलाबादियों ने अपना हक अदा कर दिया है। बताया कि वो क्रिकेट के कितने बड़े फैन हैं और उन्होंने ये भी बता दिया है कि पीएसएल के मैदान जो है वो फैसलाबाद के लिए खुलने वाले हैं। फैसलाबाद में पीएसएल आ रहा है और अब वहां पर भी मैचेस होंगे। ये पीएसएल मैनेजमेंट ने भी बता दिया था कि जनाब अब जो है लाहौर, कराची, पिंडी से निकलकर हमें आगे जाना है और उसमें यकीनी तौर पर फैसलाबाद और पेशावर के शहर भी शामिल हो। तो उन्होंने हक अदा कर दिया। थैंक यू फैसलाबाद 12 दफा हमने देखा कि स्क्रीन पर भी चला है। बहरहाल 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो पहले टॉस जीता पाकिस्तान ने, टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, जो कि अपेरेंटली ऐसा लग रहा था स्टार्ट में कि ये फैसला गलत साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह का लाठी चार्ज किया गया साउथ अफ्रीकन की जानिब से, ओपनिंग पार्टनरशिप गालिबन 100 रन के करीब, यस 98 पर पहली विकेट गिरी है। डिकॉक और प्रिटोरियस जिन्होंने डेब्यू किया 57 रन की क्या इनिंग खेली, उसके बाद 63 रन क्विंटन डिकॉक ने किए। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में उसके बाद ब्रेक थ्रू मिलते गए और 263 पर रिस्ट्रिक्ट किया साउथ अफ्रीकन टीम को पाकिस्तानी बॉलर्स ने, जिसमें नसीम शाह ने 3 आउट किए, उन्होंने 9.1 40 रन दे के। उसके बाद 10 ओवर किए शाहीन शाह अफरीदी कप्तान ने 55 रन, एक खिलाड़ी आउट किया, 3 आउट किए ब्रार अहमद ने 953 फॉर 3। इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हुई। अपेरेंटली बाद में ऐसा लगा कि 45 और 39 रन के नहीं कि हम कन्विंसिंगली मैच जीत जाएंगे। फिर एक बीच में जनाब विकेट गिरी, बाबर आजम 7 रन से बल्ला नहीं चल पाया। उसके बाद 55 62 22 की। फिर अचानक ये हुआ कि हमने 8 विकेटें गंवा दी और ये मैच आखिरी ओवर की चौथी गेंद तक गया। और यहाँ पर पाकिस्तान टीम है ना, वो कुछ भी कर सकती है और वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है। ओडीआई में भी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है। शायकीन आए हुए थे उनके पैसा वसूल इनिंग्स जो है वो देखने के लिए। तो 264 विद द लॉस ऑफ 8 विकेट्स पाकिस्तान ये विक्ट्री अपने नाम करने में कामयाब हुआ। बहुत से सवालात है इस बैटिंग लाइन को लेके, स्पेशली अगर बात की जाए स्पेसिफिकली हसन नवाज की, किस तरह का उन्होंने जो एक शॉट खेलने की कोशिश की। पहले तो कल तक सवाल यह था कि हसन नवाज की ओडीआई में जगह क्या आया बनती है। T20 फॉर्मेट तक तो समझ आई ना कि जनाब ये बैकबोन है आपकी, मिडल आके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन कल बहुत सारे सवालिया निशान जो है उन्होंने अपनी ही कारकर्दगी पर उठा दिए। साथ ही साथ जनाब मोहम्मद रिजवान से बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जनाब कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं था मेरे पे कि मेरे से कप्तानी ले ली गई है, मैं इससे पहले भी ऐसा था और शाहीन मेरे अच्छे दोस्त हैं। आज की परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं कि मैं कप्तानी को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी पर, याद है ना आपको, वो ACC के एशिया कप में जो सूरत हाल बनी थी, हारिस रऊफ पर पाबंदी लगा दी गई, 4 डीमेरिट्स पॉइंट दिए गए, 2 मैचेस की पाबंदी लगी है। सूर्य कुमार यादव पर भी जनाब हमने देखा कि उनको भी 2 डीमेरिट्स पॉइंट दिए गए हैं। तो ये इसको देखना है कि इसको किस एंगल से देखा आईसीसी ने, क्योंकि आईसीसी में जयशाह बैठे हुए, हारिस रऊफ पर सिर्फ वो एक इशारा करने पर 2 मैचेस की पाबंदी, जबकि उनके कप्तान जो कि एलानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारहा दफा वो कहते रहे हैं, जंग को अंदर लाते रहे हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट देते रहे हैं ये मीडिया के सामने, लेकिन उनको 2 डीमेरिट पॉइंट दिए गए हैं, कोई मैच की पाबंदी नहीं लगाई गई। फाइन वाली बात, सारी सूरत हाल वहीं पर है। तो इस तरह से जनाब ये सूरत हाल बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहमद साहब, फैसलाबाद से स्टार्ट कर लेते हैं। 17 साल का तवील इंतजार फैसलाबादियों ने दिल खुश कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनके दिल खुश कर दिए कि वो खुश होकर स्टेडियम से वापस गए। जिसने जो पैसा लगाया था पैसा वसूल हो गया। देखें बिल्कुल ऐसा ही है। मैच की अगर हम बात करें तो आखिरी दम तक शायकीन जो है वो स्क्रीन्स के सामने ज़रूर बैठे रहे। जब हालांकि स्टेडियम की जो अगर आप बात कर रहे हैं तो बाबर आजम के आउट होने के बाद जो है वो काफ़ी लोग स्टेडियम से बाहर निकल गए थे, लेकिन स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो लोग आखिर तक बैठे रहे। बाबर आजम के बाहर निकलने के बाद भी जो एरियल व्यू आ रहा था फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम का, उसमें भी मतलब मेजर चंक ऑफ सीट जो था वो फिल नजर आ रहा था। तो ये कह लीजिए कि जो 17 साल बाद कमबैक हुआ है इकबाल स्टेडियम में क्रिकेट का, वो एक सक्सेसफुल कमबैक था, एक शानदार कमबैक था और उसी के शान शान यह मैच भी देखने को मिला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हम बैटिंग के जो कलेप्सेस हैं उनकी तो बात करते चले आ रहे हैं और कल भी हमें यही सिलसिला जो है वो नजर आया। 1 विकेट गिरती थी, उसके बाद क्लस्टर्स में जो है विकेटें गिरती थी। पहली 87 रन का जो स्टैंड हुआ, उसके बाद एक क्लस्टर में 3 विकेटें गिरी, उसके बाद सलमान आगा और रिजवान ने एक स्टनिंग जो आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप उन्होंने की। उसके बाद खुशकिस्मती रही पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो मतलब जो बैठा हुआ है डग आउट के अंदर पाकिस्तान का थिंक टैंक, उन्होंने भी ये अच्छा किया कि हुसैन तलत को वहां पर भेज दिया, जिन्होंने बहुत क्रूशल एक 45 रन की पार्टनरशिप लगाई सलमान अली आगा के साथ। वरना जो क्लस्टर ऑफ विकेट्स जो एंड पर
जो 3-4 विकेटें इकट्ठे गिरी वो अगर वहीं गिर जाती तो पाकिस्तान की टीम जो है वो मुश्किलात में आ सकती थी। तो पाकिस्तान की टीम एक अच्छी कारकर्दगी, सबसे पहले बॉलिंग में बहुत शानदार कमबैक किया पाकिस्तान ने। कल जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो उस वक्त साउथ अफ्रीका का पल्ला जो है वो हमें भारी नजर आ रहा था, क्योंकि स्कोर उन्होंने काफी कर लिए थे, लेकिन जिस तरह ही आपने बोलना शुरू किया तो फिर उनकी जो है विकेटें गिरनी शुरू हो गई। तो कल साहब मुझे बिहाइंड द कैम कह रहे थे जनाब ये 310, 20, 25 कहीं नहीं गए, मैंने कहा था कि ये 275 क्रॉस नहीं करेंगे, मैक्स 275 है, तैमूर साहब 263। सर आपके क्या इनाम मेरा जरा जो है ना वो कहीं से रेंज आपका इनाम जो है वो हम इसी शो में अनाउंस कर देंगे, घबराना आपने नहीं है। तो मैं असल में बात ही कर रहा हूँ कि जो साइम अयूब हैं उन्होंने पाकिस्तान को कम बैक करवाया जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, और अब साइम अयूब जो है वो एक बॉलर के तौर पर भी हमें एस्टैब्लिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि अब तो ये लगता है कि साइम अयूब शायद पार्ट टाइम बैटर के तौर पर टीम में खेल रहे हैं। बॉलिंग तो मुस्तकिल कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, फील्डिंग के अंदर भी शानदार कारकर्दगी उनकी रही है। कल बारी भी उन्होंने बहुत अच्छी ली है, बहुत जिम्मेदाराना इनिंग्स उन्होंने खेली है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, देखें जब आप पिच के ऊपर सेट हो जाते हैं ना तो फिर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। पिच के ऊपर सेट होने के बाद कोई रैश शॉट मारना, जिस तरह फखर जमान ने शॉट मार दी। फखर जमान को हर बार हम ये कहकर डिफेंड कर देते हैं कि उनका स्टाइल ही इस तरह का है गेम करने का। तो मेरा ख्याल है कि जो एक्सपीरियंस आपके अंदर आता है, आपके अंदर मैच्योरिटी भी पैदा होनी चाहिए। अभी साइम अयूब जो है वो आउट होकर गए थे, बाबर आजम क्रीज के ऊपर आए हैं, आप खेलते जाएं उनके साथ, पार्टनरशिप को लंबा करें। 87 रन हो गए हैं, एक खिलाड़ी आउट है, इतने ओवर पीछे पड़े हैं, रन बॉल आप ऑलमोस्ट जा रहे हैं, और आपने कोई 300-350 भी चेज नहीं करना, 263-264 रन चेज करना है, तो आपको प्रॉपर क्रिकेट खेल कर भी वो चेज किया जा सकता है। तो जो सेट होने के बाद बैट्समैन का आउट होना है, मोहम्मद रिजवान भी कल आउट हो गए एक अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद, ये ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये वो नाम है, रिजवान है, सलमान आगा हैं, बाबर आजम है, फखर जमान है, ये वो नाम है जिनके ऊपर हम रिलाय करते हैं, जिनके बारे में हम ये तवक्को रखते हैं कि टीम मुश्किल में आएगी तो ये हमें वहां से निकालेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आने वाले मैचेस हैं उनमें ये देखना होगा कि पार्टनरशिप बिल्डिंग, इसके ऊपर मजीद काम करना होगा, क्योंकि 2 बड़ी पार्टनरशिप्स कल लगी हैं और हम 263 का चेज करने में कामयाब हुए हैं। तो इस तरह की 2-3 पार्टनरशिप्स हर मैच के अंदर लगेंगी तो पाकिस्तान की टीम वो चेज करने में जाए, या वो पहले बैटिंग करते हुए 300-325 रन तक पहुंचने का अमल हो, उसमें पार्टनरशिप का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब सिर्फ साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात कर ली जाए, बहुत से ऐसे नए चेहरे थे जो अगेंस्ट पाकिस्तान पहली मरतबा हमने देखे कि वो खेलते दिखाए, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए। अगर ओपनरी की बात की, प्रिटोरियस की बात की जाए, 57 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, 7 चौके, 1 छक्का है, 60 गेंदें खेली, विच मीन्स 10 ओवर पूरे खेल गए, शाहीन का पहला स्पेल खेल गए, नसीम शाह को खेल गए, और वो जिस तरह की शॉट सिलेक्शन थी उनकी, वो ऐसा लगता ही नहीं था कि शाहीन टॉप क्लास बॉलर है। पूरी दुनिया मानती है कि शाहीन के इन स्विंगर जो हैं वो अनप्लेबल होते हैं। बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिराए में हमने वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी, कि उनको पता ही नहीं चलता रहा कि कब बॉल इन स्विंग होकर अंदर आया और विकेटों में आ गया या पैड्स पर लग गया। लेकिन जिस तरह से कल ये खेले, साइम अयूब को आना पड़ा रेस्क्यू करने, शाहीन और नसीम को किसी खाते में नहीं ला रहे थे। देखें, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो है पॉइंट आउट कर दिया है। ये जो प्रेटोरियस हैं, अगर आप इनका टीम के अंदर आने का अमल देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि स्कूल क्रिकेट खेल कर आए हैं। स्कूल क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट, ये सारा खेल कर आए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 20-25 मैच इन्होंने खेले हुए हैं। एक अच्छा मतलब इनकी 38-40 का राउंड इनकी एवरेज भी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन मैं कहना असल में ये चाहता हूं कि जो भी आपको फर्क नजर आएगा इसमें पाथवेज का, जो भी प्रोडक्ट उनका इंटरनेशनल स्टेज पर आता है वो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी नजर आता है। चाहे वो उसकी शॉट सिलेक्शन हो, चाहे वो उसकी फिटनेस हो, चाहे वो उसकी गेम की समझ हो, गेम का एक्यूमन हो, क्रिकेटिंग नॉलेज हो, सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन मेकिंग हो। तो मुझे ये लगता है कि जो इस केस स्टडी से हमें सीखना चाहिए वो ये है कि जब प्लेयर पाथवेज के थ्रू इंटरनेशनल सर्किट के अंदर आ रहा है तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको तैयार लगता है। यहाँ होता ही है कि प्लेयर को लेकर आने के बाद ये बात की जाती है कि अभी हम सिखा रहे हैं, अभी हम सीखने के अमल से गुजर रहे हैं। और 31 साल हो गए हैं, बाबर आजम ने स्वीप शॉट ही मारा नहीं सीखी अभी तक। ये बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पाथवेज के थ्रू प्लेयर आते हैं ना, और जो अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 और स्कूल क्रिकेट और 3 डे क्रिकेट और 4 डे क्रिकेट और फर्स्ट क्लास रेगुलर खेल रहे होते हैं, उनमें और ये T20 से पिक एंड चूज करने वाले प्लेयर्स में फर्क ये होता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नजर आते हैं। इसी को अगर आप रखें अपने हसन नवाज के साथ, आपको लगता है कि नहीं कि हसन नवाज की बैटिंग के अंदर इतनी मैच्योरिटी किसी एक मैच में मुझे बताएं। जो सेंचुरी उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्कोर की थी, जिसके बाद यहाँ पाकिस्तान में आकर उनका इस्तकबाल किया गया था, फूलों के हार पहनाए गए थे। ये अलग बात है कि बाकी 4 मैच में 0 पर आउट हुए थे, लेकिन जो सेंचुरी उन्होंने की थी ना, वो भी निकाल के जरा देखें। 55 मीटर की बाउंड्री, उसमें से भी 40%, 45% रन जो है वो एज होकर बाउंड्रीज हुई हैं।
तो हमारे यहाँ जो मयार है टीम सिलेक्शन का, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं उन टीम्स के साथ, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। सिर्फ ये नहीं है, जो उनके दूसरे जो उनके नंबर 6 पर बैटिंग करने आए कशीले, जो उनके डेब्यूटेंट थे कल, वो 60 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं। अच्छा, 60 फर्स्ट क्लास मैच उनके हैं, 60 से ज़ायद उनके लिस्ट ए के मैचेस हैं। जो बंदा इतना एक्सपीरियंस लेकर आएगा, उसको आप यहाँ खड़ा करें और उसे कहें कि एक फ्लैट और ड्राई पिच के ऊपर आपने शाहीन अफरीदी को खेलना है, नसीम शाह को खेलना है, तो उसके लिए क्या मसला होगा। तो मुझे ये लगता है कि जो कल उन्होंने डेब्यू करवाए हैं दोनों साउथ अफ्रीका ने, उससे हमें यह सीखना चाहिए कि जो प्लेयर प्रॉपर पाथवेज के थ्रू आएगा, जो प्लेयर मतलब जिसे कहते हैं ना कि फॉर्मेट ओरिएंटेड तैयारी करके आएगा, उसका आपको फर्क नजर आएगा। और उन दोनों डेब्यूटेंट्स ने ये शो किया है, किसी किस्म की कोई परेशानी उन्हें नजर नहीं आई शाहीन अफरीदी को खेलते हुए। बिल्कुल ठीक है जी, इस पर फर्दर भी बात करते हैं। मुझे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की बात करते हैं। कैप्टन हिमसेल्फ 10 ओवर करवाए, 55 रन दिए जनाब, उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया है। कप्तान क्या कप्तानी का टैग जब साथ लग जाता, क्या अंडर प्रेशर आ जाता, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज, जो कि 1-0 से पाकिस्तान इस सीरीज को लीड कर रहा है। कल 264 रन का अदब पाकिस्तान ने आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर जनाब मुकम्मल किया और 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए। अब हम पहले साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात कर रहे थे, मीनवाइल पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर रहे थे। अहमद सईद साहब, शाहीन शाह अफरीदी कल लकी रहे, टॉस किया, टॉस भी जीता, पहला मैच बीइंग कैप्टन, उसके बाद पहला मैच बीइंग कैप्टन जीत भी गए। जैसा जीता, विनिंग शॉट्स भी तकरीबन उन्होंने खेली, आखिरी चले सिंगल ले ली, लेकिन आखिरी 2 शॉट्स उन्होंने खेले, जिसकी वजह से 2 और 1 सिंगल हुई, तो ही हमारे सूरत हाल बेहतर हुई। शाहीन शाह अफरीदी ने कल 10 ओवर कराए, मतलब प्रीमियम फास्ट बॉलर है हमारे, एक खिलाड़ी आउट किया, 55 रन दिए। शाहीन अफरीदी, आपको कल कहीं थोड़े से अंडर प्रेशर नजर आए या फिर बहुत ज़्यादा स्पिन को मदद मिल रही थी स्ट्राइक में, इस वजह से शाहीन को नहीं मिली? लेकिन आपने नसीम की बात मेंशन नहीं करनी कि नसीम ने भी 3 आउट किए। देखें, जो शाहीन अफरीदी का स्पेल है उसमें ज़ाहिर जो पहले 10 ओवर थे उनमें तो नसीम को ही मार पड़ी है, शाहीन को ही मार पड़ी है। लेकिन जब वो दूसरे स्पेल में है तो वहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अनलकी भी रहे शाहीन अफरीदी। एक उन्होंने बहुत अच्छा यॉर्कर किया, वो ब्लॉक हो गया, एक और बार बैट्समैन ने चिप करने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज़ाहिर है कि फील्डर तो मैं थोड़ा सा अनलकी भी रहे शाहीन अफरीदी। अब वो चूँकि टीम कप्तान बन गए तो हमें भी ज़ाहिर है एहतियात से बात करनी है उनके बारे में। लेकिन शाहीन अफरीदी, मतलब अगर आप उनकी ओडीआई का रिकॉर्ड देखें, नहीं, वो कप्तान ना बनते तो फिर आप एहतियात से बात नहीं करते। देखें, मैं इसके ऊपर बात करने लगा हूँ कि शाहीन अफरीदी जो ओडीआई का उनका रिकॉर्ड है ना, जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से, वो बहुत अच्छा नहीं है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि 10 ओवर में 55 रन देकर उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है। पहले 10 ओवर में 70 दिया करते थे, 75 दिया करते थे, 80 दिया करते थे। तो जो 15 रन का जो उन्होंने एक मार्जिन रखा हुआ है इस बार, वो मेरा ख्याल है कप्तानी की वजह से है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें ज़्यादा ली है। तो अब 10 में 70 की बजाय 10 में 55 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। लेकिन जो दूसरा उन्हें स्पेल करवाया है उसमें बेहतर बॉलिंग की है शाहीन अफरीदी ने। उस वक्त बॉल हल्का सा ग्रिप भी हो रहा था। 25 ओवर के बाद, हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी, 25 ओवर के बाद बॉल ज़रा ग्रिप होना शुरू हो गया था, जिससे स्पिनर्स को भी हेल्प मिली और फास्ट बॉलर्स को भी आके जब उन्होंने वेरिएशंस का इस्तेमाल किया तो उसमें फ़ायदा मिला बॉलर्स को। पाकिस्तान की टीम ने जो कम बैक किया 193 फॉर 3 था साउथ अफ्रीका, उसके बाद पाकिस्तान ने जो उनके प्लेयर्स आउट किए उसमें कहीं ना कहीं एक विकेट शाहीन ने ली, अबरार ने आके आउट किए, नसीम ने आउट किए। तो ये सारे 3 बॉलर वो हैं जिन्होंने पहले स्पेल में रन कंसीड किए थे। तो अच्छी बात यह है कि दूसरे स्पेल में आने के बाद उन्होंने ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और वहाँ पर रन लीक नहीं किया उन्होंने, जिसकी वजह साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 300 रन अचीव नहीं कर पा रही। वरना एक जो ऊपर लग रहा था कि ये 300 प्लस 325, वो जो 314 का रिकॉर्ड है फैसलाबाद का, वो टूट सकता है। और साउथ अफ्रीका की टीम के साथ जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ था उसमें भी अगर आप देखें तो यही सेम पैटर्न था। शाहीन अफरीदी ने एंड में आकर जो रन कंसीड किए थे हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने, उसकी वजह से जो है वो साउथ अफ्रीका बहुत रन बनाने में कामयाब हुआ था, लेकिन कल पाकिस्तान को कंटेन करने में कामयाब रहा है। अच्छा, अब हम कल नसीम को क्रेडिट दे सकते हैं कि उनका कमबैक आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कल 9.140 रन दे के उन्होंने जनाब 3 आउट किए और 1 ओवर मेडन भी किया, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि नसीम का कमबैक हो गया, नसीम ने अपने आप को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया। हालांकि अगर बात की जाए पहले ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन अब उसने चूंकि 3 आउट कर दिए हैं, पहला 10 ओवर आपने जिस तरह कहा कि पटाई लगी है। देखें, ये जो फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, इनके फिटनेस के मसाइल तो आपको नज़र आ रहे हैं अभी भी। नसीम ने कहो कि बॉलिंग बहुत अच्छी की है, विकेटें भी उन्हें हासिल की हैं, दूसरा स्पेल उनका भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो उनकी लेथार्जिक बॉडी है, जिस तरह वो भागते हैं, ख़ास तौर पर जब नए बॉल से बॉलर बॉल कर रहा हो तो उसको इतना लेथार्जिक लगना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त पिच में भी हेल्प मिल रही होती है और बॉल के अंदर जो है वो पेस भी होती है और स्पिन, मतलब उसमें स्विंग भी मिल रहा होता है उस वक्त फास्ट बॉलर को। लेकिन नसीम की बॉडी देखकर ऐसा लगता है कि उनको बहुत जहमत करनी पड़ रही है, वो रिदम नज़र नहीं आ रहा उनके एक्शन के अंदर, उनकी बॉलिंग के अंदर, हालांकि CPL भी खेल कर आ रहे हैं।
तो इससे एक तो पहली बात यह है कि इनकी फिटनेस रूटीन्स के बारे में दोबारा से गौर करना चाहिए। जो फिटनेस रिजीम्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है पिछले 3-4 सालों में, कितने ही फास्ट बॉलर हैं जो अपनी उस प्राइम के ऊपर वापस नहीं आ पाए। नसीम और शाहीन दोनों, इनकी अगर आप एवरेज स्पीड देखें कल के मैच की तो आपको वो 135 136 के अराउंड नजर आएगी, जबकि ये वो बॉलर हैं जो 140 प्लस बॉल कर लिया करते थे, 144 145 तक जाया करते थे नसीम शाह। डेब्यू मैच में नसीम का पहले ओवर का क्या आप बताते नसीम शाह की एवरेज जो है 148 थी जब उनका डेब्यू हुआ था। तो अब आप देखें कितना डिक्लाइन आ गया है एवरेज स्पीड के अंदर, फिटनेस मसाइल की वजह से। और ये जो विकेटें भी उन्होंने हासिल की है नसीम शाह और शाहीन, आपको मतलब हर ओवर में आपको नजर आ रहा होगा कि ये स्लोअर वन मारते रहे जब बॉल पुराना हो गया तो रिवर्स स्विंग भी हमें उस तरह से नजर नहीं आ रहा नसीम की बॉलिंग में, शाहीन की बॉलिंग में। वेरिएशंस की वजह से आकर विकेट ले लेते हैं, और जो डेथ में ये विकेट लेते हैं उसमें जाहिर है कि ये फैक्टर भी होता है कि बैट्समैन चार्ज कर रहा होता है और उनका एक्सपीरियंस ही सारा जो है वो T20 क्रिकेट का है। तो जब बैट्समैन शॉट अटेम्प्ट कर रहा होता है, जब बैट्समैन इशू को फोर्स कर रहा होता है, जब वो रिस्क ले रहा होता है, तो उस वक्त इनको विकेटें मिलती हैं। लेकिन बैट्समैन को सेटअप करने वाला जो सिलसिला है वो हमें कल बहुत तवील अरसे के बाद जो डीकॉक को उन्हें बोल्ड किया नसीम शाह ने, वहां पर देखने में नजर आया। इससे पहले पाकिस्तान की टीम जब साउथ अफ्रीका गई थी तो शाहीन आफरीदी ने एक मैच में डेविड मिलर को जो है वो आउट किया था। तो ये बहुत ओकेजनल किस्म की चीज़ें हमें नजर आती हैं, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त कि हमारे जो पेस बैटरी जो मशहूर थी पूरी दुनिया में, उसके अंदर से ये सलाहियत ख़त्म हो गई है, ये कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है कि वो बैट्समैन को सेटअप करके हर तरह के कंडीशन के अंदर, सिर्फ वहाँ नहीं जहाँ बॉलर को हेल्प मिल रही हो। वकार यूनुस और वसीम अकरम इसलिए बड़े बड़े बॉलर हैं कि वो बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर भी जाकर 5-5 आउट करते थे। जहां पर बॉलर को हेल्प मिल रही है वहां तो आउट करना ही है, लेकिन जहां पर हेल्प नहीं मिल रही वहां पर असल में आपके स्किल का टेस्ट है, और वहां से आपको अगर सुरखरू होकर आप आते हैं तब आप बड़े बॉलर कहलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। और बैटिंग में हमने देखा कि पहले 2 ओपनिंग हमें अच्छी मिली, 45 रन। फखर जमान वापस आए हैं, T20 में इनको रिजर्व में रखा गया, और ODI में वापस आए 45 रन की इनिंग, 57 बॉल पे 4 चौके 2 छक्के में से सब शामिल हैं। इसको भी हम एक अच्छा कमबैक कह सकते हैं फखर जमान का। मीनवेल साइम अयूब जो है 39 रन, अनफॉर्चुनेट रहे जिस तरह से LBW फरेरा ने किया, 42 बॉल्स पर 39, 4 चौके 1 छक्का। पहले ओपनिंग पे हम बात करते हैं फखर जमान का कमबैक। क्या अब ODI आगे आपने कहा था कि इन थोड़े से टाइम फ्रेम में पाकिस्तान ने 6 ODIs खेलने हैं जनाब, 3 आगे श्रीलंका के खिलाफ भी हैं, 3 ये भी हैं। फखर जमान कंटिन्यू करेंगे? देखिए बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि फखर जमान ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब T20 क्रिकेट में शायद फखर जमान आपको कंटिन्यू करते हुए नजर ना आए, क्योंकि बाबर वहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं। सो लेकिन जाहिर है बाबर ने भी आना है। साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप उसे टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते। साइम अयूब जाहिर है कि वो तो अनटचेबल हैं, उनको तो आप टीम में रखेंगे। और ये जो साइम अयूब थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी बॉलिंग करते हैं, उसकी वजह से वो माइक हैसन के उस प्लान में भी फिट होते हुए नजर आते हैं जिसके तहत वो क्रिकेट खिलाने के आदी हैं माइक हैसन, जो पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच हैं। तो फखर जमान का मुस्तकबिल जो है वो हमें इस वक्त तो ODI क्रिकेट में ही नजर आ रहा है, और हो सकता है कि 2027 के वर्ल्ड कप तक फखर जमान और साइम अयूब की जोड़ी को ही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि इनको ही कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इमामुल हक को टीम से हम ड्रॉप कर चुके हैं। उनको हमने बगैर वजह बताए सिर्फ स्ट्राइक रेट और इंटेंट की बुनियाद पर जो है हमने, हालांकि उनको ड्रॉप जो है वो टेस्ट की कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया, लेकिन जब ड्रॉप किया तो फिर टेस्ट और ODI दोनों से किया। जबकि इमाम और फखर की जोड़ी जो है पाकिस्तान की कामयाब 3 ओपनिंग जोड़ियों में से एक थी। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी स्कोर किए, पाकिस्तान से बाहर जाके भी इन्होंने स्कोर किए। लेकिन अब नजर ये आता है कि पाकिस्तान की टीम ये तय कर चुकी है कि साइम अयूब को टीम से नहीं निकालना है और बाबर आजम को भी अगर टीम में रखना है, तो फिर जाहिर है कि फखर जमान हमें सिर्फ और सिर्फ ODI क्रिकेट खेलते हुए ही नजर आएंगे। ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम में लास्ट T20 मितवाक है जो अपनी धाक बिठाई, फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट जो है वो बाबर आजम को देखने आए, प्ले कार्ड जो उठाए हुए थे, बाबर के नारे लगे, लेकिन बाबर आए, 7 रन बनाए, LBW हुए, क्लूलेस नजर आए, रिव्यू की तरफ भी नहीं गए क्योंकि वो सीधा प्लन था, उनको पता चल गया था और वो चलते बने। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हुई पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ODI सीरीज की, तो ब्रेक पे जाने से पहले बाबर आजम साबिक कप्तान जो कि T20 के लास्ट मैच में 3 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम की है, उसके आखिरी मैच में बाबर आजम ने जिस तरह की इनिंग्स खेली हैं, बहुत सी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि अब ये कंसिस्टेंसी यहीं से शुरू हो जाएगी, लेकिन एक मरतबा फिर अनफॉर्चुनेट रहे बाबर आजम। जिस तरह से LBW फॉर्चून ने किया उन्हें, ऐसे सब क्या गलती लगी बाबर की? अगेन वही टांग फंस गई, बॉल लेट हो गया, बॉल जल्दी आ गया, क्या हुआ क्या कल का आउट देख के आपको क्या लगा? देखिए इतने आप हैरान हो रहे हैं, शायद पहली मरतबा हुआ है, अब तो ये रूटीन बन गई है। बाबर आजम स्पिनर के अगेंस्ट वल्नरेबल हैं, काफ़ी अरसे से हैं, और इसमें से किसने निकलना है? इसमें से बाबर आजम ने खुद निकलना है। अगर कोचेज इतने कैपेबल होते, जो $1 मिलियन कोचेज रखे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने,
वो अगर इतने कैपेबल होते कि वो बाबर आजम को इसमें से निकाल सके तो मैं निकाल दिया था अब तक। प्रॉब्लम ये है कि ये मामला जो है कोई नया नहीं है, ये पिछले 1.5 साल से 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर आए तो ऐसे लगता है कि बाबर आजम जो है बस अभी गए कि अभी गए। और हम लोग भी अब मतलब जो फैंस हैं, आप खुद अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताएं, जब बाबर को स्पिनर बॉलिंग करवा रहा होता है तो आपकी ये कैफियत नहीं होती कि ये अभी गया। हालांकि वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वो वर्ल्ड नंबर 1 रहा हुआ है 3 साल वनडे क्रिकेट में, लेकिन उसकी एक वल्नरेबिलिटी है। इंसानों में गलतियां होती हैं, जाहिर है, वक्त के साथ साथ आपको अपनी क्रिकेट इवॉल्व करनी पड़ेगी। बाबर आजम अगर इसको ठीक नहीं कर पा रहे तो इसके कसूर सवार सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम खुद हैं। चलें आप इन्हें यहाँ एडवांटेज देंगे, पहली बार फैसलाबाद में खेल रहे थे, लेकिन फैसलाबाद में जो पिछला डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो वो खेले हैं बाबर आजम। चलें आप ये कर लें कि पहला मैच था, नहीं वो बन पाई, लेकिन बाबर आजम को जब आप डिस्कस कर रहे हो तो फिर ये वाली चीज़ें मैटर नहीं करती। फिर सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि बाबर आजम ने अभी तक अपने क्रिकेट के अंदर वो शॉट्स डिवेलप क्यों नहीं किए, बाबर आजम की जो फ्रंट लेग है वो फ्री क्यों नहीं होती। बाबर आजम को अगर ये समझ में नहीं आए तो जाएं जो रूट की बैटिंग देखें, जाएं उन बड़े बड़े बैट्समैन को, विराट कोहली को देखें किस तरह वो स्पिनर्स को खेलते हैं। क्यों देखें आप, पाकिस्तान में इस तरह के लोग मौजूद हैं, लेजेंड मौजूद हैं, इंजमामुल हक के बारे में यस उनसे कहें कि सर ये मसला आ रहा है, किसी को ना बताना कि मैं आपके पास आया था, सिर्फ मेरी जात के हद तक मुझे इंप्रूव करना है, मुझे तरीका बता दें, कोई टेक्निक बता दें। लेकिन एक फर्क दे सकता हूं कि तमाम लोग एग्री करेंगे, आएंगे, कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह, हम आपको बताते हैं यार आप पाकिस्तान का एसेट है। लेकिन एक फर्क है, जिन लेजेंड्स का आपने नाम लिया ना, इंजमामुल हक है, यूनुस खान है, मोहम्मद यूसुफ है, उन लोगों में एक खामी ये थी कि वो जब गलत चीज को देखते थे ना तो वो उसको विसल करते थे, वो शाउट करते थे कि यार तुम्हारा ये काम नहीं जो तुम कर रहे हो। उनके बारे में जो उनके साथ क्रिकेट खेले में क्रिकेटर्स, उनसे भी आप जाकर पूछेंगे तो कोई भी ऐसा बंदा अगर आ जाता था ग्राउंड के अंदर जिसका कोई काम नहीं होता था वहां पे, तो वो उसको कहते थे कि भाई तुम्हारा ये काम नहीं, तुम ग्राउंड से बाहर जाओ। और उस रेलेवेंट बंदे से वो प्रैक्टिस लेते थे जिसको पता होता था कि उसने इनको क्या प्रैक्टिस करवानी है, या जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती थी कि वो उनको ठीक कर सकता है। बाबर आजम का मसला ये है कि बाबर आजम के इर्द गिर्द नॉन क्रिकेटर्स ज्यादा हो गए हैं। बाबर आजम के इर्द गिर्द वो लोग ज्यादा हो गए हैं जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। बाबर आजम के इर्द गिर्द वो लोग ज्यादा हो गए हैं जिनका काम सिर्फ गिमिक्री है, जिनका काम सिर्फ ये थ्रो डाउन करने से बाबर आजम बैटिंग ठीक हो जाएगी। बाबर आजम की बैटिंग ठीक होगी फर्स्ट क्लास का सीजन खेलने से, बाबर आजम की बैटिंग ठीक होगी पिच पर रफ क्रिएट करके स्पिनर के अगेंस्ट खेलने से। बुलाए ना क्लब के 4-5 स्पिनर्स को, चले जाए एनसीए में, वहां पे 2-2 4-4 घंटे की प्रैक्टिस करें, जाकर स्पिनर्स के अगेंस्ट पिच के ऊपर रफ क्रिएट करें, आर्टिफिशियल रफ क्रिएट करके उसके ऊपर, यानी इंजमामुल हक जो है पूरा दिन नेट करने के बाद जब दिन खत्म हो रहा होता था तो उस वक्त पिच के ऊपर जो पिच यूज हुआ होता था, जिसके ऊपर फास्ट बॉलर ने बॉलिंग करके इसे खराब किया होता था, उसके ऊपर जाके वो बैटिंग करते थे। और फिर आप देखें इंतजाम से बेहतर स्वीप किसने लगाई। सही सा वो कोटेशन है थोड़ी है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप चाहते हैं अपने आप को इंप्रूव करना तो 1000 रास्ते निकल आएंगे, लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा। या सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलकर ये बाबर बाबर चैंटिंग जो होती है, हमने देखा स्टेडियम्स में, उस चाम से, उस वाइब से बाहर निकलकर आपको दोबारा से एक दफा थोड़ा सा रगड़ा खाना पड़ेगा। आप बड़े प्लेयर हैं, पूरी दुनिया मानती, लेकिन आप इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। ये इंटायरली बाबर पे डिपेंड करता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।